It is now. Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening. तो ये एक्सरसाइज काफी दिन से पेंडिंग चल रही है, 2 दिन से। एक्सरसाइज 1.2 इसको आज अपन करेंगे। ओके, स्टार्ट करें। 1.3 कर चुके हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 2 एक्सरसाइज कर लिए, 3rd एक्सरसाइज है। इसको हमने स्किप कर दिया था फॉर द रीजन कि उस दिन आप ज्योमेट्रिक मटेरियल नहीं लेके आए थे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं लेके आए थे। ओके, चलो स्टार्ट करें। इसमें भी शुरू के कुछ एक क्वेश्चंस तो हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जरूरत नहीं है। नीचे का जो एक ही क्वेश्चन है जिसमें अपन स्पाइरल बनाएंगे, आपको स्कूल में भी बनवाया होगा स्क्वायर रूट स्पाइरल, नहीं बनवाया? चलो आज बनाएंगे हम। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कॉम्पास एंड स्केल एंड पेंसिल, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो होपफुली सब लेके आए हैं। जो नहीं लाया वो एक बार हाथ खड़े करें। आप तो चलो नए हो, आप क्यों नहीं लाए? आपने सोचा कल करा दिया होगा, तो कल करा दिया होगा तो अगले दिन भी तो ला सकते हैं। उसके आगे भी एक्सरसाइजेस हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बेटा। और मैथ की क्लास में आप सुन लीजिए, किसी को कुछ सोचना नहीं है, सोचने का काम हमको दे दो। आपको करना है, क्या करना है? डेली आपके बैग में मैथ से रिलेटेड सारा मटेरियल होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपके बैग में डेली होना चाहिए। कभी भी आपको कहा जा सकता है निकालो ये आज कंस्ट्रक्शन करेंगे, उस दिन कोई ऐसे नहीं कहेगा कि नहीं। ठीक है, ओके, अब तो क्लियर है। अब आपको सोचना नहीं है कि सर ने कल क्या कहा होगा, क्या सुना होगा। ओके, चलिए आइए। और फिर अगर आप एब्सेंट होते हो तो बेटा हमने फैसिलिटी दे रखी है कि आपको घर बैठे वीडियोस मिल जाती है, रिकॉर्डिंग। तो अगर हम एब्सेंट है तो वैसे जैसे आप वीडियो देखो ना देखो, वैसे तो डेली देखनी चाहिए, उससे रिवीजन हो जाता है। पर चलो वैसे नहीं देखनी है आपको, आपके पास टाइम नहीं है, बड़े बिजी लोग आप। पर एटलीस्ट जिस दिन आप एब्सेंट होते हो उस दिन तो वीडियो चला के देख सकते हैं ना कि सर ने लास्ट वीडियो के एंड में क्या होमवर्क दिया, कल की क्या प्लानिंग बताई, कल क्या करवाने वाले हैं सर। यस और नो? हम कोई भी काम करते हैं तो प्लानिंग से करते हैं कि आज ये काम करने वाले हैं तो उसके लिए ये चीजों की जरूरत होगी। तो आज हम क्लास में जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए सर आज क्या करवाएंगे। ऐसे नहीं क्लास में जाके पूछ रहे हैं कि कल क्या करवाया था, आज क्या करवाएंगे। ये 9th क्लास के स्टूडेंट की निशानी नहीं है। 9th क्लास के स्टूडेंट बड़े बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे नहीं होते हैं। दे आर नॉट किड्स एनी मोर। ठीक है, दे आर मैच्योर स्टूडेंट्स, नाइस स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ओके, चलो, सो बिहेव लाइक वन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको पहले क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स बताना है, इससे सरल क्या क्वेश्चन होगा। लेकिन जस्टिफाई भी करना है आपको। क्या करना है बेटा? नोटबुक्स निकालो, अब ये भी बोलना पड़ेगा। एक्सरसाइज हेडिंग मार्क करो, एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर चुके हैं। एक्सेप्ट आयुषी, आदित्य एंड मोनिका। कहाँ है? मोनिका नहीं है, ये रही। इन तीनों के अलावा किसी की फीस नहीं आ रही है, तो क्या माना जाए? शैला 1 to 1 बोलो, बोलो। मैत्री एंड मितांशी, आप दोनों ने फीस क्यों नहीं जमा कराई? फीस भी जमा करानी होती है कि सर? मुझे तो पता ही नहीं था, हमको तो लगा बस चले ऐसे चल रहा है। ये भी बोला गया था क्या? ये भी रखी गई थी क्या? फीस जमा कराने की भी रखी गई थी क्या? सो डोंट बिहेव लाइक दिस। यहाँ पे बेटा ये सब कुछ मैनेज करने का खर्चा लगता है, ठीक है ना? घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता। ओके, घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि टीचर आपको सब कुछ देता है, बदले में केवल फीस लेता है। बाकी आपका बहुत वैल्यूएबल ज्ञान देता है, आपको फैसिलिटीज दी जा रही हैं जितनी हम दे पाते हैं। ठीक है, बदले में क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए? एक ही तो चीज चाहिए, फीस। और वो भी नहीं दोगे तो हम इस कारवां को ज्यादा लंबा नहीं खींच पाएंगे ना। क्योंकि आप तो कह दो कि सर 2 महीने बाद, लेकिन लाइट का बिल तो हर महीने आता है, वाईफाई का रिचार्ज तो हर महीने होता है, स्क्रीन जो चल रही है वो तो रोज चल रही है। तो उनको एक्सपेंसेस को हमको मीट करना है ना। उसको लाइट वाले को कहेंगे कि हमारे बच्चों ने 2 महीने बाद, क्या 2 महीने बाद आना, काट जाएगा इलेक्ट्रिसिटी पावर। ओके, सो अब किसी के साथ कुछ अगर ऐसी वैसी कोई प्रॉब्लम है तो कम आउट विद द प्रॉब्लम, वो भी डिस्कस करेंगे। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती भी है कई स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन आपको बात तो बतानी पड़ेगी एटलीस्ट। चुप रहने से तो काम नहीं चलेगा ना। ओके, यस रिद्धि, अंशिका आपको फीस जमा करानी। मुस्कान, मुस्कान आप दे दो पर फीस भी दे दो। यस, छवि एंड उसकी तो आ गई, छवि। यस, और आपको भी करानी है बेटा, आपको भी करानी है। किरण एंड आपका नाम?
कनिष्का, ठीक है। और आइए तो आज इसको क्या कहूँ, और आपको भी करानी है, अब आपको भी हो गए 4-5 दिन। अब देखो आप लेट आओगे तो दैट इज योर फॉल्ट, पर अगर आपने 4-5 दिन क्लासेस ले ली तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना है तो फीस जमा करानी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, अपने आपको एनरोल करना है, तभी आगे की कहानी चलेगी। क्योंकि एक बार आप फीस जमा कराते हो ना तो टीचर आपके प्रति ज्यादा सिंसियर हो जाता है कि हाँ अब ये बच्चा आएगा मेरे पास। यस और नो? गारंटी क्या होती है? फीस। एक ही तो गारंटी होती है, आपकी फीस आ गई तो हम गारंटेड हो गए कि आप आओगे। आप आओगे तो हम आपके प्रति ज्यादा सिंसियर होंगे, आपको पर ज्यादा ध्यान देंगे। और जिस बच्चे की फीस नहीं आती, मानो या ना मानो, टीचर का कहीं ना कहीं ध्यान उससे टूटा ही है कि क्या पता ये आएगा या नहीं आएगा, मैं क्यों उस पर इतना ध्यान दूं। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है ना। यस और नो? सो आप फीस जमा कराओ तो आप ज्यादा हमसे कनेक्ट होंगे और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करने में मजा आएगा। ओके चलो, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब सुनो, हमने रियल नंबर्स को ब्रेक किया था, याद करो। रियल नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रैशनल एंड द अनदर वन इज इरेशनल। फिर हमने रैशनल नंबर को भी तो ब्रेक किया था, याद करो। रैशनल नंबर्स की भी हमने एक कैटेगरी निकाली थी, इंटीजर्स, याद है? और इंटीजर्स में से अगर मैंने नेगेटिव इंटीजर्स हटा दिए, फिल्टर कर दिए, तो क्या बचे? होल नंबर्स। और होल नंबर्स में से फिर मैंने 0 को भी हटा दिया, तो फाइनली क्या बचता है? नेचुरल नंबर्स। तो अब मैंने आपको क्या सिखाया था, जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तब तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, और जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो स्टेटमेंट फॉल्स होगा। नीचे से ऊपर स्टेटमेंट ट्रू है, ऊपर से नीचे स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे? इसमें आप बहुत सारे स्टेटमेंट बना सकते हो, जैसे कि एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, ट्रू, नीचे से ऊपर में ट्रू। एवरी होल नंबर इज ए रियल नंबर, ट्रू, नीचे से ऊपर ट्रू। अच्छा जी, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, ट्रू। एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, ट्रू। एवरी रैशनल इज रियल नंबर, ट्रू। लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक सारे फॉल्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहता है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, फॉल्स। अगर कोई कहता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये भी फॉल्स। अगर कोई कहता है एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, ये भी फॉल्स। अगर कोई कहता है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल, ये भी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये भी ट्रू। लेकिन अगर कोई कहता है ना एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, तो ये फॉल्स। समझ गए? तो अभी का स्टेटमेंट क्या है? एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इरेशनल कहाँ है? ये रहा। तो इरेशनल से रियल, नीचे से ऊपर ही जा रहे हो ना आप, तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट इज ट्रू। अब सुनो, जस्टिफिकेशन की जब भी बात करी जाएगी, जस्टिफाई करो आंसर, तो ट्रू स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सत्य को प्रमाणन की जरूरत नहीं। सत्य तो सत्य है, लेकिन अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो कारण बताना पड़ेगा क्यों फॉल्स है। तो ट्रू स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? पहले तो स्टेटमेंट लिख देंगे एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, सामने लिख देंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। द गिवन स्टेटमेंट नीचे लिख देना उसके, है ना? पहले तो स्टेटमेंट लिख दो आप, और फिर उसके नीचे लिख देना द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। चलें सेकंड पार्ट पे। देखो बेटा, पहले स्टेटमेंट लिखो, पहले एक्सरसाइज हेडिंग मार्क करो, एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, 1 का फर्स्ट पार्ट का स्टेटमेंट लिखो, और फिर आंसर लिखो क्या? द गिवन स्टेटमेंट इज। थोड़ा सा तरीके से करना है सारा काम, ऐसे नहीं टी, कई बच्चे ऐसे लगा रहे हैं टी एफ क्या है, ऐसे लगा देते हैं टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। ठीक है ना? तरीके से प्रेजेंटेशन वे में आपको काम करना। ओके, द गिवन स्टेटमेंट। ओके चलें सेकंड। आपने मेरे बारे में सुना होगा, अगर थोड़े रिसर्च करी होगी, कमल सर लिखवाते बहुत हैं बस। नहीं, आपने रिसर्च नहीं करी होगी। अगर आप पुराने बच्चों से पूछोगे तो उनको अगर कोई कमी लगी होगी तो यही कमी लगी होगी, वो लिखवाते बहुत हैं। मैथ्स में भी इंग्लिश करवाते हैं, मतलब मैथ्स में भी इतना बड़ा निबंध लिखवा देंगे। तो बेटा मैं तो ऐसे कराऊंगा, आप डिसाइड कर लो, ठीक है? और वही बच्चे फिर 10th में रोते हैं बाद में, सर हमने सब कुछ हो गया था लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं हो पाई। तो जब प्रेजेंटेशन करना सिखा रहे थे तब तो आप कंप्लेन कर रहे थे, तो लिखवाते बहुत हो। अब ऐसा थोड़ी ना है कि 10th क्लास में, आप 10th क्लास में सिखाएंगे, स्टार्टिंग सीख होगी वो तो 9th से शुरू करनी पड़ेगी ना, एक साल तो लगेगा सीखने में। ओके, तो ट्रू फॉल्स टी या फिर शॉर्ट में कुछ नहीं लिखना है, हर चीज प्रेजेंट कर। सेकंड स्टेटमेंट लिखो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म। पहले तो आप गिवन स्टेटमेंट लिख दो एज इट इज, वेयर एम इज ए नेचुरल। सबको दिखाई दे रहा है ना?
लिख लिया। अब अपने को डिसाइड करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो पहले डिस्कस करते हैं क्या स्टेटमेंट है ये। लिख लिया। हम्म, लिख लिया। स्टार्ट करें डिस्कस करना। चलो ध्यान से पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट को, सबका ध्यान यहाँ पे, बातें नहीं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। ये क्या कह रहा है, नंबर लाइन खींचो, नंबर लाइन में पॉइंट्स होते हैं, कोई भी पॉइंट उठा लो जो आपकी मर्जी हो, हर एक पॉइंट रूट एम की फॉर्म का होगा। हर हर जो पॉइंट है वो रूट एम की शक्ल का या रूट एम की टाइप का होगा, जहां पे एम एक नेचुरल नंबर होता है। यानी रूट के अंदर एक नेचुरल नंबर, रूट के अंदर एक, यानी कोई भी पॉइंट उठाओगे तो उसकी वैल्यू को रूट के अंदर एक नेचुरल नंबर की वैल्यू से इक्वेट किया जा सकता है। ऐसा ये कहना चाह रहा है। अब आपको डिसाइड करना है ट्रू है या फॉल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी, मैत्री ने डिसाइड कर लिया फॉल्स है, तो अगर आपने फॉल्स बोला है तो एक क्रॉस एग्जांपल देना पड़ेगा, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट का एग्जांपल देना पड़ेगा फॉल्स क्यों है ना। चलो पहले एक बार डिस्कस करते हैं। लेट्स से दिस इज ए नंबर लाइन, ये नंबर लाइन होती है, सेंटर पे 0 होता है, देन 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलती है नंबर लाइन। अब हम नंबर लाइन पे हम तो इंटीजर्स ही मार्क करते हैं, ये इंटीजर्स हैं सारे के सारे, कंप्लीट नंबर्स हैं, लेकिन इनके अंदर भी तो कुछ पॉइंट्स होते हैं, हम मार्क नहीं करते तो क्या हुआ, वो प्रेजेंट तो है ना नंबर लाइन पे। जैसे कि यहाँ पे 1.5 भी मौजूद है, 1 और 2 के बीच में 1.5 भी मौजूद है, 2 और 3 के बीच में 2.3 भी कहीं ना कहीं मौजूद होगा, ये नंबर्स भी हैं नंबर लाइन पे, हम मार्क नहीं करते वो एक अलग बात है। ओके फाइन। अब सुनो आगे, इसने क्या कहा, कोई भी पॉइंट उठा लो रूट एम की टाइप का होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 4 उठा लिया, तो 4 को क्या मैं रूट एम लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। 4 को मैं रूट 16 लिख सकता हूं ना, और 16 एक नेचुरल नंबर है। ये क्या कह रहा है, किसी भी नंबर को उठाओ रूट एम टाइप के नंबर में आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे, जहां पे एम जो होगा नेचुरल नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 1 उठा लिया, तो 1 को मैं रूट 1 लिख सकता हूं, बोलो 1 इक्वल टू रूट 1 लिख सकता हूं, और 1 भी एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 से। अच्छा जी, कोई कहे कि सर आप 9 उठा के बताओ, सो 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो रूट 81 लिख सकता हूं, 81 इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। कोई कहे सर 3 उठा के बताओ, सो 3 को क्या लिख सकता हूं, रूट 9, अगेन 9 इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। अच्छा 2 उठा लूं तो क्या लिख सकता हूं, 4 इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। तो अभी तक तो सारे पॉइंट्स में लिख पा रहा हूं, पर अब एक बार 0 उठा लो, हो गए फेल, नीचे उठाओ, 0 उठाओ, तो 0 को आपको रूट 0 ही लिखना पड़ेगा, एंड 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इट इज ए होल नंबर। तो एक तो क्रॉस एग्जाम्पल मिल गया है, क्या कुछ और भी क्रॉस एग्जाम्पल है क्या, बताओ। यस, नेगेटिव वाले सारे नंबर्स इसके क्रॉस एग्जाम्पल हैं, यानी कि इसमें केवल पॉजिटिव नंबर्स ही पास होंगे, 0 और सारे नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे फेल हो जाएंगे, और डेसिमल भी होंगे या नहीं होंगे वो भी चेक कर लेते हैं। पहले एक बार नेगेटिव नंबर्स देखो, 0 तो फेल हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेगेटिव नंबर। अगर मैंने कहा -3, तो -3 बेटा किसी का भी रूट होता है क्या, होता है, नेगेटिव तो पास हो गए, नेगेटिव तो पास हो गए, -3 9 का रूट होता है बेटा। हर एक नंबर के दो रूट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक, तो 9 का रूट -3 भी होता है, तो नेगेटिव तो पास हो गया, 9 इज अगेन ए नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर्स तो पास हो रहे हैं। चलो जैसे कि मान लो कि किसी ने कहा -5, तो -5 किसका रूट है, 25 का रूट है। 25 का रूट दो होते हैं, एक पॉजिटिव 5 और एक नेगेटिव, और 25 इज अगेन ए नेचुरल नंबर, तो नेगेटिव नंबर्स भी पास हो रहे हैं, बस 0 फेल हुआ है। अब ये चेक करते हैं कि डेसिमल नंबर्स पास होंगे या फेल होंगे। पॉजिटिव नंबर्स पास हो गए सारे, नेगेटिव नंबर्स पास हो गए सारे, 0 अभी तक फेल है। वैसे तो अगर एक भी नंबर फेल है तो स्टेटमेंट तो फॉल्स हो चुका है, लेकिन जब अपन डिस्कस कर रहे हैं तो और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डेसिमल नंबर्स। तो अगर मैंने कहा 1.5 डेसिमल नंबर है, नीचे लिखता हूं, अगर मैंने कहा 1.5 डेसिमल नंबर है ना ये, तो 1.5 किसका स्क्वायर होता है किसी का स्क्वायर, सॉरी किसी का रूट, मतलब 1.5 का स्क्वायर लिख दो अंदर। 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, याद ही नहीं है, 2.25, वेरी गुड,
2.25 होता है, लेकिन 2.25 कोई नेचुरल नंबर, 2.25 तो नॉन नेचुरल नंबर है ना, इंटीजर ही नहीं है ये तो। नेचुरल नंबर्स तो इंटीजर्स का पार्ट होते हैं, ये तो इंटीजर ही नहीं है ना, कंप्लीट नंबर नहीं है ना। समझ गए? यानी कि कौन कौन फेल हो रहे हैं? डेसिमल नंबर्स फेल हो रहे हैं, और साथ में इंटीजर्स की दुनिया में केवल 0 फेल हो रहा है, बाकी सारे इंटीजर्स पास हैं, और उसके अलावा नॉन इंटीजर्स सारे ही फेल होंगे, यानी डेसिमल नंबर सारे यहाँ पे फेल हो जाएंगे। सो अब सब अपना अपना क्रॉस एग्जाम्पल कोई भी लिख लो, कोई 0 ले ले, कोई डेसिमल नंबर ले ले, कोई पॉजिटिव डेसिमल नंबर ले ले, कोई नेगेटिव डेसिमल नंबर ले ले, इन सब में हम इसको फॉल्स साबित कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो तो क्या लिखेंगे? पहले आपने स्टेटमेंट लिख दिया सबने, अब आप सबसे पहले तो कहेंगे कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। फॉल्स, तो हियर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, और बाद में देंगे उसका कारण। हियर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, लिख दिया। आगम, आगे आगम, फ्रंट में आगम, जल्दी आगम। बैठो। आगम का मतलब क्या होता है वैसे? तेरी जिंदगी में गम बहुत सारे हैं क्या? आगम बुलाता रहता है, आगम। गम मतलब वो गम वाला चिपकाने वाला गम भी होता है। ओके, चलो तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। यस, अब रीजन बताओ क्यों फॉल्स है। तो एक एक क्रॉस एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जिसने 0 लिया वो क्या लिखेगा? हेयर बिकॉज लगा के लिखो, बिकॉज 0 नंबर लाइन पे है, 0 लाइज ऑन द नंबर लाइन, 0 लाइज ऑन द नंबर लाइन, बट 0 इक्वल टू √0, 0 इक्वल टू √0, तो अंदर वाला नंबर नेचुरल नंबर नहीं निकला ना। एंड अंदर वाला नंबर क्या है? 0, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, so 0 cannot be 0 cannot be written in the form of √m, in the form of √m, where m is a natural number, m is a natural number। ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। पढ़ लें एक बार क्या लिखा हमने। हमने 0 को क्रॉस एग्जाम्पल ले लिया, 0 लाइज ऑन द नंबर लाइन। उसने कहा था नंबर लाइन से कोई भी पॉइंट उठाओ, मैंने 0 उठाया, मेरी मर्जी। उसने कहा था नंबर लाइन से उठाओ, मैंने 0 उठाया। और 0 को जब मैंने रूट ऑफ समथिंग के लिखने की कोशिश करी तो 0 का ही रूट हुआ, लेकिन अंदर वाला जो नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं हुआ। तो इसका मतलब है 0 को हम √m की फॉर्म में नहीं लिख सकते जिसमें m नेचुरल नंबर हो। ओके, अब मान लो किसी ने डेसिमल नंबर उठाया हो, सो बताओ किरण बताओ कोई भी डेसिमल नंबर जो आप उठाना चाहते हो। 2.5, तो मान लो अगर किरण ने 2.5 उठाया तो वो क्या करेगी? 2.5 लाइज ऑन द नंबर लाइन, और 2.5 को आप √m की फॉर्म में लिखेंगे तो 2.5 का स्क्वायर अंदर लिखो, तभी तो उसका रूट 2.5 होगा। मैंने कहा 2.5 किसका रूट होगा? तो 2.5 का जो स्क्वायर होगा उसी नंबर का तो 2.5 रूट होगा। समझ गए? तो 2.5 का स्क्वायर क्या होता है बताओ? 6.25। 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 2.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अगेन 6.25 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 6 नेचुरल नंबर है, अगला नेचुरल नंबर 7 है, बीच का कोई भी नेचुरल नंबर है नहीं, तो मैं क्या लिख दूंगा? सो 2.5 कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ बाकी सारे चीजें। तो ऐसे करके सब लोग अलग अलग एग्जाम्पल बना सकते हैं ना। बना कौन कौन से सकते हैं? डेसिमल पॉजिटिव, डेसिमल नेगेटिव या 0, इसके अलावा बनाओगे तो फिर स्टेटमेंट पास हो जाएगा, अपने को फेल करना है। ओके, सो 2 एग्जांपल्स मैंने बना दिए, आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स यूज कर सकते। डन, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलें, नोट डाउन हो गया सभी का? सबने 0 लिया क्या? क्या लिया? 1.5, तो फिर इक्वल टू √2.25। और आपने क्या लिया मितांशी? 0 ही। मैत्री 0 ही। यस, उधर से किसी ने कुछ डिफरेंट लिया तो बताओ। नहीं लिया, ट्राई नहीं करना सर, चलने दो आपको। यस, तीसरा लिखो जरा।
अब तीसरा तो बहुत सरल है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो रियल ऊपर है इरेशनल नीचे है, तो ऊपर से नीचे स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स। तो देखो एक चीज बताओ, पहला और तीसरा स्टेटमेंट देखना जरा, मजाक कर रहा है तो। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, और तीसरे में क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, बस उसकी प्लेसिंग चेंज कर दी। तो अगर ऊपर वाला ट्रू हो गया तो नीचे वाला फॉल्स है, दोनों में से एक ही ट्रू है, ठीक है ना भाई। इरेशनल रियल, इरेशनल रियल, नंबर तो वही लिए, बस किसी को पहले किसी को बाद में लिखा है, किसी को बाद में, किसी को पहले लिखा है। तो अगर ऊपर से नीचे वाला ट्रू होता है, फॉल्स होता है, तो नीचे से ऊपर वाला ट्रू होता है ना, तो ऊपर वाला स्टेटमेंट भी साबित हो चुका था 100%, ये तो क्या होगा, फॉल्स होगा। सो लिखो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब जब अपन फॉल्स लिखेंगे तो हवा में फॉल्स नहीं लिख सकते, आपको जस्टिफिकेशन देना है। उसने कहा था ना जस्टिफाई योर आंसर, ट्रू स्टेटमेंट के लिए चाहे देना दे, पर फॉल्स स्टेटमेंट के लिए तो देना पड़ेगा। सो अब ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको साबित करो। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, फिर से सुनो, हर एक रियल नंबर इरेशनल होता है, आप कह रहे हो नहीं होता है, तो आप एक ऐसा रियल नंबर बता दो जो इरेशनल नहीं होता है, हो गया स्टेटमेंट का। फिर से सुनो, जैसे मैंने कहा सपोज करो, मैंने कहा कि इस क्लास का हर एक स्टूडेंट जो है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 में से कम है, आपने कहा इसका गलत कह रहे हो, तो आप एक स्टूडेंट का मार्क्स बता दो जिसके 10 से ज्यादा है, तो आपकी और मेरी बात बन गई है। अब आप इसके स्टेटमेंट को गलत साबित करना चाह रहे हो कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं होता, आप एक ऐसा रियल नंबर बता दो जो इरेशनल ना हो। तो रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रैशनल और इरेशनल, तो आप इरेशनल ना लेके रैशनल वाला नंबर ले लो ना, रैशनल नंबर ले लो, वो रियल तो है पर वो इरेशनल, समझ गए। रियल नंबर दो टाइप्स के होते हैं, एक रैशनल एक इरेशनल। ये क्या कह रहा है, हर रियल नंबर इरेशनल होगा, आपको नहीं कुछ रैशनल भी होते हैं। एक एग्जांपल आप उठा के दे दो, ये लोग ये रियल नंबर है, ये इरेशनल नहीं, तो जस्टिफिकेशन हो गया ना। इस तरीके से प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है, ओके। चलो सो मैं क्या लिखूंगा, है यार, तो एक कोई भी नंबर उठाओ जो रैशनल हो, बोलो रैशनल नंबर उठाओ। 2/1, 2/3 ले लेते, चलो 2/3 इज अ रियल नंबर, है ना, ये रियल नंबर बताओ, दो बार लिख दिया हमने, इज ए रियल नंबर, है क्या ये रियल नंबर बताओ। रियल तो सारे ही है ना, आज तक जितने पढ़े सभी रियल है ना, पहली क्लास में बताया था। पर ये रियल होने के बाद ये इरेशनल नहीं है, उसने कहा था सारे रियल इरेशनल होते हैं, पर ये रियल तो है पर ये इरेशनल नहीं। बट इट इज नॉट इरेशनल, ठीक है ना, बट इट इज नॉट इरेशनल, फुल स्टॉप खत्म, ठीक है। एक रियल नंबर उठा लिया हमने जो रैशनल था, तो रियल तो है पर वो इरेशनल नहीं है, हो गया क्रॉस एग्जांपल, खत्म कहानी। बताओ क्लियर है क्या पहला क्वेश्चन। चले सेकंड पार्ट पे, मतलब सेकंड क्वेश्चन पे, कर दूं उसको डिलीट, सबको समझ आ रहा है सब कुछ। देखो फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है, बस एक यही चैप्टर है जो थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, बाकी तो आपको सांस लेने भी नहीं देंगे आगे जो आने वाले हैं, ठीक है। 9th क्लास का कोर्स अगर मुझसे पूछोगे ना तो डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू 10th क्लास का कोर्स। 10th क्लास का कोर्स ज्यादा कैलकुलेटिव है, कम थ्योरेटिकल है। 9th क्लास का कोर्स कम कैलकुलेटिव है, ज्यादा थ्योरेटिकल। अब थ्योरेटिकल चीज वैसे बोरिंग लगती है और बुरी लगती है, कैलकुलेटिव चीज आसान लगती है। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तो कुछ चैप्टर्स लगातार इतने थ्योरेटिकल 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 आएंगे, जैसे चैप्टर नंबर 6 से शुरू हो जाओ, 6 7 8 9 10 11 भी शायद थ्योरेटिकल है, आपको लगेगा ही नहीं कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन करने के लिए तो आएगा ही नहीं, थ्योरी 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 थ्योरी। बट हम कोशिश करेंगे उसको भी इस तरीके से सीखें ताकि हम बोर ना हो, पर अब है तो करना ही पड़ेगा, भाग तो सकते नहीं है, यानी प्रेजेंटेशन पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। ओके आइए, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस हकीकत बता रहा हूँ, और डर लो तो डर लो, मेरा क्या जा रहा है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। फिर से एक एनालिटिकल सवाल पूछ लिया उसने, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, कौन से होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, ऐसा जवाब चाहिए होता है मुझे। मैंने कहा कौन से होते हैं पॉजिटिव, सर 1 2 3 ये तो बच्चे ही बता दें। मैंने कहा कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स,
तो सारे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट करो। स्क्वायर नहीं करना, स्क्वायर रूट करना है। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो वो इरेशनल आएंगे क्या? ये कह रहा है सबके स्क्वायर रूट इरेशनल आएंगे, जबकि हमने गिनती लिखी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। किसी का रैशनल आ रहा था, किसी का इरेशनल आ रहा था, किसी का रैशनल आ रहा था। चलो फिर से लिख के बताते हैं, 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिख देते हैं, ज्यादा नहीं तो, और सबका स्क्वायर रूट करते हैं। हमको सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने, यानी हमको सारे नेचुरल नंबर्स लेने। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप क्या करो, इन सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट करो। सो लेट्स मेक द स्क्वायर रूट ऑफ 1, then 2, then 3, then 4 5 6 7 8 9 10। तो रूट 1 क्या होता है? रूट 1 क्या होता है? गलत, 1 और -1। हमेशा हर नंबर के 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं। तो पहला इसने क्या कहा था कि सबके स्क्वायर रूट्स इरेशनल होते हैं। तो रूट 1 के स्क्वायर रूट ही रैशनल निकले, 1 भी रैशनल है -1 भी रैशनल है, तो पहले में ही फेल हो गया। तो चलो रूट 2, हाँ तेरे को मानता हूं तू इरेशनल है, तो क्या है? इरेशनल। रूट 3 तू भी इरेशनल है। रूट 4 अगेन सॉल्व हो जाएगा, या तो 2 या फिर -2, तो ये रैशनल हो गया, ये रैशनल। रूट 5 तू इरेशनल, रूट 6 तू भी इरेशनल, रूट 7 तू भी इरेशनल, रूट 8 तू भी इरेशनल, रूट 9 अगेन 3 या फिर -3, और रूट 10 अगेन इरेशनल। सो 1 से लेकर 10 तक की गिनती में मुझे 3 क्रॉस एग्जाम्पल मिल गए जो कि रैशनल हैं, है ना? तो आगे और भी मिलते चले जाएंगे, मिलेंगे ना? इसने तो कहा था किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट करो, सबके इरेशनल होते हैं। लो 1 से लेकर 10 तक की गिनती में 3 मिल गए जिसके स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं है बल्कि रैशनल। तो पहले तो स्टेटमेंट को सरासर बकवास है, तेरा स्टेटमेंट फॉल्स है, और उसके बाद फिर एक क्रॉस एग्जाम्पल दे दो, ठीक है? तो क्रॉस एग्जाम्पल रूट 4 ले ले हम। ओके, रूट 4 ले लो, रूट 9 ले लो, रूट 1 ले लो, कुछ भी ले लो। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? बिल्कुल नहीं, नो। इफ नॉट, अगर नहीं है तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। तो एग्जांपल क्रॉस एग्जांपल देना है आपको जिसका स्क्वायर रूट रैशनल होता है। तो 2 का ले लो, ओके चलो, 2 का नहीं 4 का ले लो, 2 का तो रैशनल होता है। चलो सो मैं क्या लिखूंगा, इसका एक्सप्लेनेशन का आंसर लिखूंगा। पहले तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दूंगा उसको, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? उसके मुंह पे देके मारो नो, बिल्कुल नो। और फिर इसके आगे लिखो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट रैशनल, आर नॉट इरेशनल, फुल स्टॉप। ये तो हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। नो, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। लिख दिया? लिख दिया? आप प्रियांशी हो और वो कनिष्का। कनिष्का कौन है? और वो पूर्णिमा। प्रियांशी, कनिष्का, पूर्णिमा। ओके, हो गया ये। अब एग्जाम्पल देना है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? ईजी या ईएक्स? ईएक्स। और एक्सरसाइज की, जैसे एक्सरसाइज 1.1, उसको क्या लिखेगा? ईएक्स। एक्सरसाइज को भी ईएक्स और एग्जाम्पल को भी ईएक्स। तो क्या होगा इसमें? ईजी। अच्छा, ईजी एक्सरसाइज की शॉर्ट फॉर्म ईजी कैसे बनी? इसमें जी तो कहीं आया नहीं। किसी को पता है इसके पीछे का राज? कभी पूछा भी नहीं आपने, इतने बड़े हो गए। 8th क्लास तक आपने एग्जाम्पल बहुत बार मैथ्स में भी यूज किया होगा, कभी किसी से पूछने की इच्छा नहीं करी? पहले ईएक्स थी, अब ईजी कर दी है गवर्नमेंट ने ना। शुरू से ईजी थी, आप नहीं करते होंगे, वो एक अलग बात। शुरू से ईजी ही थी। अब बताओ ईजी का एग्जाम्पल से क्या लेना देना? सो ईजी का फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पलोग्रेशियो। एग्जाम्पलोग्रेशियो ये एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है उदाहरण, और इंग्लिश में इसका रूपांतरण हम सिंपली एग्जाम्पल लिख के कर देते हैं। तो वो जो शॉर्ट फॉर्म ली गई है वो ग्रीक वाले टर्म से ली गई है, ई। सो दैट मेक्स इट
वेरी फंटास्टिक क्वेश्चन फॉर जीके पर्पस, जीके में। एंड √4 क्या होता है? 2 और माइनस, और 2 को ले लो या -2 को ले लो, दोनों ही रैशनल है। ठीक है, उसने कहा था सबके रैशनल निकलेंगे, यहाँ पे √4 का आंसर रैशनल निकल गया। एंड 2 एंड -2 बोथ आर रैशनल नंबर्स। तो ये हो गया इसका क्रॉस एग्जाम। फुल स्टॉप। चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और अब आप निकाल लीजिए ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स। निकाल लिया सबने? ये लिख लिया? डिलीट करूं? जल्दी करो। डिलीट करूं? सो सवाल यह है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब तक अपन ने नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को प्लॉट किया था। ओके, जो मैं कह रहा हूं बात सुनो ढंग से। देखो, हम जब एक नंबर लाइन की बात करते हैं, यस, नहीं आज शाम की क्लास कर पार नहीं पड़ेगी क्या? अभी घर जाके ग्रुप में बात करना सब लोग। सपोज करो एक नंबर लाइन की बात करें, 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो अभी तक तो सबसे पहले हमने नंबर लाइन की बात करी। तो नंबर लाइन पे अभी सबसे पहले तो हर कोई यही करता है, इंटीजर से डालता है, जिनको बड़े आराम से समझाया जाता है, बेटा इसमें नॉन इंटीजर्स भी हैं। अच्छा सर, नॉन इंटीजर्स भी हैं, चलो मैं कुछ नॉन इंटीजर्स भी डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1.4, यहाँ पे 2.9, ये लो सर मैंने नॉन इंटीजर्स भी डाल दिए। यहाँ पे -1.5। बट एक नंबर लाइन जो है वो केवल रैशनल, ये अगर मैं इंटीजर डालूं या नॉन इंटीजर डालूं, दोनों के दोनों रैशनल है, दोनों के दोनों रैशनल नंबर है ना, p by q के फॉर्म में कन्वर्टेबल। लेकिन नंबर लाइन रियल नंबर लाइन होती है, क्या होती है? और रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, रैशनल एंड, दैट मींस ये तो सब रैशनल नंबर्स हैं, इस पर इरेशनल नंबर्स भी मौजूद हैं। अब इरेशनल नंबर्स की गिनती हमने सबसे पहले स्टार्ट करी थी √2 से, याद करो। देन √3, देन √5, √6, इस तरीके से हमने रैशनल नंबर्स पढ़ना स्टार्ट किया। तो हम एक एक करके सीखेंगे कि हाउ टू प्लॉट एन इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, क्योंकि वो मौजूद तो है वहां पे पर दिख नहीं रहा है, तो कहां है, ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 3 बताओ, तो ये रहा 3। मैंने कहा 7.6 बताओ, अब आपको नीचे 7.6, तो रैशनल नंबर तो सारे बता देंगे, पर क्या कोई इरेशनल नंबर बताएगा √2 का? तो ये है सवाल हमारा। ओके, तो टॉपिक नेम समझ में आ गया क्या? टॉपिक नेम क्या है? हाउ टू रिप्रेजेंट। अच्छा, आप टॉपिक नेम डालो। लेट मी ड्रॉ द टॉपिक नेम।
नहीं है कहीं भी? ये सब तो लिख दिया था ना हमने, कंपोजिट नंबर्स एंड ऑल। चलो कोई बात नहीं, मैं लिखवाता हूँ। हेडिंग डालो आप, हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हाउ टू रिप्रेजेंट irrational numbers, irrational numbers on a number line, on a number line। ये मेन हेडिंग है। ओके, इसमें ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा जो हमारे एक्सरसाइज का है, क्योंकि हम रूट 2 करेंगे, रूट 3 करेंगे, रूट 5 करेंगे और रूट 6 7 तक करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या है, रूट 7 करवा रहा है, रूट 5 करवा रहा है, रूट 5, तो वो भी उसमें ही कवर हो जाना है। ओके, तो ये तो मेन हेडिंग हो गई। अब सबसे छोटा है रैशनल नंबर कौन सा सीखा था हमने, मतलब स्टार्टिंग कहां से करी थी हमने रैशनल नंबर सीखने की, रूट 2। तो सबसे पहले अपन रूट 2 को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, डायरेक्ट रूट 5 पे नहीं जाएंगे, सीधी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अपन रूट 2 को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। सबसे पहला रूट 2 आप मार्क करो, रूट 5 नहीं। ओके, रूट 2 को अपने को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब सब लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें नंबर्स जो हैं 1-1 सेंटीमीटर के गैप में, कितने कितने सेंटीमीटर, सेंटर पे 0 ले लो और 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे 1 2 3 4 तक कर लो, बस ज्यादा नहीं। और इधर फिर -1 -2 -3 माइनस, जल्दी करेंगे ये काम। एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे 1 2 3 4, 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे -1 -2 माइनस। किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं बेटा कंस्ट्रक्शन में कैसे हो जाती है, हेल्प ऑफ पेंसिल नॉट पेन। सब लोग पेंसिल से बनाएंगे, नॉट विद द हेल्प ऑफ पेन। देखिए काम, तो ज्यादा नहीं, 4 पॉइंट्स इधर और 4 पॉइंट्स इधर नेगेटिव मार्क करो। वैसे तो नेगेटिव पॉइंट को मार्क ना भी करें तो चलेगा, बट रिप्रेजेंटेशन अच्छी, नंबर लाइन सुंदर नहीं दिखाई देगी कि नेगेटिव पॉइंट्स ही नहीं है इसमें। ओके, हाँ, कोई मुझे बताएगा रूट 2 की वैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, याद करिए कभी, रूट 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.414। वेरी गुड। तो 1.414 करीब करीब 1.5 के आसपास का नंबर है। तो ये रूट 2 हो ना हो सर, यहीं कहीं छुपा बैठा है, पर कहां छुपा बैठा है वो ढूंढ के निकालना है। समझ गया, समझ गया ना। अब नंबर तो वहां पर है, लेकिन नंबर लाइन थोड़ी बड़ी सी बनानी है, नेगेटिव पॉजिटिव सारी, तभी तो उसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो अच्छी लगेगा वो पॉइंट उसमें रिप्रेजेंटेड। ओके, सो एवरीवन हैज ड्रॉन द नंबर लाइन और नॉट। तो मैं आगे की कहानी बताऊं, मैं भी बना देता हूं एक नंबर लाइन, देखें हमारा चल रहा है। नॉट वर्किंग। चलो ऐसे बना लेते हैं। सो दिस इज द नंबर लाइन। ओके, सेंटर पे आपको 0 लेना है, सेंटर पे क्या लेना है, 0। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मेरे जो ये बॉक्सेस है काफी छोटे छोटे से है ना,
तो आपको दिखाई अच्छे से दे इसलिए मैं दो दो बॉक्स में काम कर रहा हूँ, आप एक सेंटीमीटर में काम करें, यानी मेरा दो बॉक्स 1 सेंटीमीटर का ऐसे माप, ताकि आपको विजिबल थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे। समझ गए ना? ऐसा नहीं कि सबने तो 2-2 सेंटीमीटर लिए, मैं भी 2-2 लूं। आपको तो नोटबुक में ही करना है ना काम, तो मैं यहाँ पे दो दो बॉक्सेस का 1-1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। नहीं चलो चलो इसी से करो फिर। सो सबसे सेंटर में मैं ले लेता हूँ 0, ये हो गया हमारा 0। ओके, और फिर ये ले लेता हूं मैं 1 1, दो दो बॉक्सेस में कर रहा हूं मैं, है ना? आपको एक एक सेंटीमीटर ही लेना है। 3 एंड 4, और नेगेटिव साइड में भी -1 -2 -3 एंड माइनस। आप ये देखा करो उसकी वैल्यू ज्यादा कितनी होगी। अब जैसे √2 की वैल्यू तो ज्यादा कितनी है, 1.5 के आसपास है, तो 2-3 नंबर आगे डालें। अब मान लो कोई ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू आगे 9-10 तक है, तो फिर नंबर लाइन बड़ी बनानी पड़ेगी। 9-10 के बाद भी 2-4 पॉइंट्स शो पीस के लिए रखने पड़ेंगे। ओके ना, समझ गए? ओके, अब ये काम तो सबने कर लिया। और नंबर लाइन कभी भी एंड नहीं होती, होती है क्या कभी एंड? बताओ। तो फिर आपको वहां पे एक एरो मार्क मारना है, क्योंकि लाइन कभी भी एंड नहीं होती। तो लाइन का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, इधर भी एरो मार्क, इधर इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती है, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाती है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है? ओके, अब आप एक काम करें, ये 1 दिखाई दे रहा है सबको? सबको 1 दिखाई दे रहा है अपनी अपनी नंबर लाइन पे? इस 1 पर हमको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब वो 90 डिग्री का एंगल आप चाहें तो कॉम्पस से भी बना सकते हैं, बट मत बनाओ, है ना? कॉम्पस से भी बना सकते हैं हम 90 डिग्री एंगल, आपको पता है 90 डिग्री एंगल कॉम्पस से, लेकिन वो काफी हेक्टिक मेथड है, उससे मत बनाओ। प्रोटेक्टर सबके पास है, बस क्या करना है आपको 1 पे मार्क करना है और 90 डिग्री मार्क करना है। जब आप वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो याद रखना वो डॉटेड फॉर्म में बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डॉटेड फॉर्म। चलो बनाना शुरू करो। प्रोटेक्टर समझते हो ना, जिसको आप डी बोलते हो। आज तो मुझे समझ नहीं आया क्यों बोलते हो, पर वो प्रोटेक्टर ही होता है वैसे। मुझे नहीं पता, सब लोग कहते हैं ये डी है। मैं डी, ये डी है तो ई कौन है फिर? ओके, सो 1 पे 90 डिग्री का एंगल बन गया क्या? छोटा मोटा काम है, जल्दी जल्दी करो, बातें नहीं। ये इस तरीके से एक 90 डिग्री का एंगल बना दो। मेरा तो बन गया। बन गया बेटा? नहीं लाया मटेरियल तो घर जाके करना, अभी समझ लो और कर लेके आना है सारा। अब आपके पास देखो, जैसे इसके पास प्रोटेक्टर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? स्केल रख के सीधी लाइन खींचने की कोशिश करो। अगर सीधी खींच लोगे तो 90 डिग्री का ही होगा, और आप कितनी सीधी खींच पाते हो बस वो है। ठीक है ना? स्केल की मदद से, जिसके पास प्रोटेक्टर नहीं है स्केल की मदद से सीधी लाइन खींचो, लेकिन जिसके पास प्रोटेक्टर है वो ऐसा शॉर्टकट नहीं अपनाएगा, वो 90 डिग्री का एंगल मार्क करेगा। और प्रोटेक्टर की मदद से 90 डिग्री का एंगल मार्क करना तो सबको आता है? सबको आता है, या इसमें भी किसी को नहीं आता हो तो बोलो। आता है? रखना है 90 डिग्री मार्क करना है और लाइन खींचनी है डॉटेड फॉर्म में। किस फॉर्म में डॉट खींचनी है? डॉटेड फॉर्म में। हो गया छवि? ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बताया जाए आपको, अगले इंस्ट्रक्शंस। ओके, ये जो 0 वाला जो पॉइंट है बेटा, ये जो 0 है जिसको हमने 0 मार्क किया है, उस पॉइंट को आप मार्क करो O। इस पॉइंट का नाम क्या है? O। और जहां पे 1 मार्क किया गया है उसको मार्क करो A। समझ आया क्या कहा मैंने कि नहीं आया? जहां पे 0 है वहां पर तो आप मार्क कर दो, ये तो है O, और जहां पे 1 मार्क किया है उसको मार्क करो A। तो अभी तक इस नंबर लाइन पे 2 पॉइंट्स है हमारे पास, O एंड A। डन? O एंड A मार्क कर लिया? ओके, हो गया। अब सुनो, ये मैंने डॉटेड फॉर्म में क्यों लिया है, इधर सुन लो एकांशी। ये मैंने डॉटेड फॉर्म में बताया क्यों लिया है, क्योंकि मुझे पूरी लाइन नहीं चाहिए, मुझे इसमें से केवल इसका 1 सेंटीमीटर का पार्ट। ओके, तो इस पूरी लाइन में से 1 सेंटीमीटर का पार्ट तो रख लो, बाकी छोड़ो। कैसे करेंगे काम? जो 1 सेंटीमीटर का पार्ट है उसको तो फुल लाइन में कन्वर्ट कर दो और बाकी को डॉटेड ही रहने दो। पहले तो पूरी डॉटेड खींचो, उसमें से 1 सेंटीमीटर का पार्ट मुझे चाहिए, तो स्केल ले लो, 1 सेंटीमीटर नाप लो, पॉइंट लगा लो,
1 सेंटीमीटर के नीचे नीचे तो फुल लाइन खींच दो और बाकी सारी डॉटेड ही रहने दो। वैसे आपकी बुक में तो उन्होंने पता है क्या कहा है, आपकी बुक में उन्होंने इससे भी डिफिकल्ट चीज कही है, क्या कही है, कॉम्पास उठाओ 1 सेंटीमीटर नापो, ए पे रखो और एक आर्क कट करो। वो जो आर्क यहाँ पे कट होगी वो 1 सेंटीमीटर लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप चाहो वैसे भी हाँ भाई 1 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ी डिस्टेंस नहीं है तो आप स्केल से भी नाप सकते हैं, पर कई बार क्या होता है बड़ी डिस्टेंस होती है तो उसको मैं कॉम्पास से ही नापना। तो अभी मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, इफ यू वांट टू डू बिल्कुल प्रिसाइजली बुक की तरह, आपको स्कूल में अगर कहा है कॉम्पास से करो तो कॉम्पास से करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ आप चाहो तो 1 सेंटीमीटर स्केल से भी नाप कर सकते हो। ओके, तो वो 1 सेंटीमीटर जो होगा वो यहाँ पे मार्क हुआ होगा, मैं बताता हूँ, वो 1 सेंटीमीटर इस जगह मार्क हुआ होगा, सबका मार्क हो गया। और जैसे 1 सेंटीमीटर मार्क हो गया तो उसके नीचे की लाइन को फुल में कन्वर्ट कर दो, फुल, और बाकी को रहने दो डॉटेड फॉर्म में ही। और ये जहां पे मार्क हुआ है उसको मार्क करो बी। तो अब आपके पास 3 पॉइंट्स हैं आज की तारीख में, ओ ए बी, सबके 3 पॉइंट, सबको 3 पॉइंट्स मिले क्या, ओ ए बी। ये किसी को कम ज्यादा मिले हो तो ले जाओ, मुझसे ले जाओ। ओ ए बी तीनों मिल गए सबको। अब आप एक काम करो, ओ को बी से कनेक्ट करो, ओ बी, स्केल की मदद से ओ को बी से कनेक्ट करो। कैन यू कनेक्ट? ओ को बी से कनेक्ट करता हूं विद द हेल्प ऑफ स्केल। रफली फ्री हैंड से कोई नहीं करेगा, स्केल का इस्तेमाल करेंगे, लाइक दिस, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए, बिल्कुल इरेक्टेड, ऐसे नहीं लहराती हुई टेढ़ी मेढ़ी जा रही। फ्री हैंड से करेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल इरेक्टेड सीधी लाइन होगी। ओके, ओ बी कनेक्ट कर दिया क्या सबने? कर दिया, कर दिया, करीब करीब काम हो गया, इतना कर दिया क्या एवरीवन? मैत्री, ओबी का काम कर दिया। ओके, अब सब लोग एक बार स्क्रीन पे देखेंगे हुआ क्या हमारे साथ। सब लोग स्क्रीन पे देखो बेटा, ये जो नीचे ये पिक्चर बनी हुई है इसको एक बार मैं ऊपर अलग से रिप्रेजेंट करता हूं। इस तरीके का एक ट्रायंगल बन गया सबका, इधर ओ, इधर ए और इधर। अब मुझे एक चीज बताओ, ओ ए आपने 1 सेंटीमीटर का लिया है क्या? ओ से ए की दूरी 1 सेंटीमीटर है क्या? फिर आपने ए से बी की दूरी भी 1 सेंटीमीटर ली है क्या? ली है। तो और आपने और तो और ये 90 डिग्री भी लिया है क्या? तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप हाइपोटेन्यूज ओबी की लेंथ निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस साहब बहुत बड़ी अच्छी सी चीज कहते थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है, वो सबसे लंबी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर जो होगा वो बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के बराबर होगा, स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। बची हुई दो साइड्स कौन कौन सी हैं? OA और दूसरी कौन सी है? AB। तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ोगे ना तो अकेला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिलेगा। ऐसा हमको पाइथागोरस साहब कहते थे, उनके नाम पे ये थ्योरम बनी हुई है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब यहाँ पे OA की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, है ना, है ना 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर। AB की वैल्यू भी है 1 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा ये अगेन 1 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 यानी कि 2। अब ये 2 किसकी वैल्यू है? OB के स्क्वायर की वैल्यू है। तो मेरे को तो सर OB की वैल्यू चाहिए, तो OB की वैल्यू निकालूंगा तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां क्या लगेगा? रूट। तो OB की वैल्यू क्या आ गई? √2 सेंटीमीटर। यहाँ तो कोई डाउट? अब आपके पास आपकी स्क्रीन पर या आपकी नोटबुक में एक लाइन बनी हुई है जो आपको कल तक नहीं पता था पर आज पता चल गया कि ये OB लाइन जो है इसकी लंबाई √2 सेंटीमीटर है। यस और आपके पास आपके फिगर में एक ऐसी लाइन है जो √2 सेंटीमीटर की है, तो आप उसको नाप दोगे विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास। जैसे आप उसको उस लाइन को विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास नाप दोगे तो अब आपके कॉम्पास में √2 का मेजरमेंट है ना। अब आप जहां भी आप काटोगे √2 कटेगी, तो आप नंबर लाइन पे काट दो, √2 किया मिल गया √2 पॉइंट का नंबर लाइन। समझ में आया? हमारे फिर से सपोज करो मेरे पास एक कॉम्पास है, उस कॉम्पास में मैंने 5 सेंटीमीटर की लंबाई नापना जानते हो ना, जो निडल है उसको तो 0 पे रखो, जो पेंसिल है उसको 5 पे रखो। अब आपके हाथ में जो कंपास है उसमें मेजरमेंट कितना है 5, तो अब आप कहीं पर भी रख के आर काटोगे तो 5 सेंटीमीटर की कटेगी। तो आप √2 अगर नाप लो तो अब √2 सेंटीमीटर की कटेगी।
सर रूट टू कैसे नापते हैं? स्केल में रूट टू तो कहीं लिखता नहीं मुझे। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर स्केल में तो नहीं लिखता। तेरे स्क्रीन पे तो ये ओबी में ये रूट टू की है ना, तो इसको नापे, इसको नापेगा तो रूट टू तो मिलेगा कॉम्पस से। तो व्हाट वी विल डू, हम नीडल को रखेंगे ओ पे, पेंसिल को रखेंगे पी पे, सेट करेंगे उसको कॉम्पस को आगे पीछे ऐसे। जैसे वो सेट हो जाए हटा लेंगे। अब आपके पास रूट टू का मेजरमेंट आपके कॉम्पस में है ना। अब आप क्या करोगे है, अब आप क्या करोगे, ओ पे कॉम्पस रहने दोगे और इस नंबर लाइन पे आर्क काट दोगे। तो वो आर्क को इस नंबर लाइन पे जहां पर भी कटेगी वो लंबाई की 2 सेंटीमीटर होगी होगी। तो वो पॉइंट जो कहां पे वो आर्क कटी है वही पॉइंट उस नंबर लाइन पे वो पॉइंट है जहां पे रूट टू छुपा बैठा। समझ गए क्या? बोलो 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 भाई बोलो। अंशिका बोलो, नहीं बोलोगे? मैं थोड़ा सा और डिमॉन्स्ट्रेट करने की देखें कोशिश करता हूं, अगर हो जाए तो, बाकी तो फिर आपकी मर्जी। चलो इसकी मदद से मैं कोशिश करता हूं। देखो इधर देखो स्क्रीन पे, ये कॉम्पस का निडल तो रखा मैंने ओ पे, रख दिया, और पेंसिल जो है वो मैंने रख दी। अरे बी कहाँ गायब हो गया? एक मिनट रुको, पहले तो साइड में रहे। इसको ये मेरा ओ भी गायब कर दिया इसने, पहले ओ बी को सही करूँ मैं। इसको हटाई देते हैं, फिर से बना देते हैं। ओ भी एक बार मैं ड्रॉ कर लूँ, 1 मिनट के लिए रुको बस। ओ बी ओके, ड्रॉ हो गई। अब कॉम्पस को लेके आओ। देखो क्या कहा मैंने, कॉम्पस के निडल को तो रखो आप कहाँ पे, ओ पे रख दिया ऐसे। देखो सब लोग स्क्रीन पे देखो, अब इससे ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं दे सकता मैं। और पेंसिल को रखो बी पे, निडल को रखो ओ पे, पेंसिल को रखो बी पे, रख दिया। सेट कर लो उसको आगे पीछे जितना करना है। अब जैसे ही वो सेट हो गया, जैसे ही वो सेट हो गया ना, होते ही उसको उठाओ मत, वहीं पे रहने तो, सेट है ना वो, सेट है ना बताओ, ऐसे आर्क काट दो और हटाओ। उसी बी से आर्क काट दो ना, जैसे आपने ओ को सी पे रखा, वो सेट है ना, तो रुक है ना क्या में, वहीं से आर्क काट दो, इतनी आर्क काटो कि नंबर लाइन पे भी कट जाए। तो नंबर लाइन पे उसने जहां पे काटा है वही रूट टू वाला पॉइंट है, और वो 1.5 के आसपास कटा होगा, चेक करो 1.5 से जस्ट पीछे कटा होगा। यस यस। So this is the point where root 2 lies. ये वो पॉइंट है, ये जो पॉइंट देख रहे हो, इस फाइनल पॉइंट को हम P से मार्क कर देंगे। किससे मार्क करेंगे? इसको क्लोजर है, this final point is the P. ओके, सो दिस इज द पॉइंट P, आप मार्क कर लेना, दिस इज द पॉइंट P। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है हमारा P, और इसकी वैल्यू क्या है, ये P है हमारा रूट। मतलब ऐसे इक्वल मत लगाना, ऐसे लगाना, ब्रैकेट में लिख देना, ये P जो पॉइंट है ये वो रूट 2 वाला पॉइंट है। ओके डन। तो रूट 2 मार्क करना सीख गए बच्चे सब लोग। अब रूट 3, फिर रूट 4 की जो जगह की रूट 4 तो रैशनल होता है, मुझे पता है रूट 5 की जगह रूट 4 का है, ये ना, ये 2 भी तो रूट 4 है, या -2 भी हो सकता है रूट 4। तो रैशनल नंबर तो लिख जाते हैं ना, रैशनल नंबर ढूंढ के निकालो। तो रूट 2 तो ढूंढ के निकाला, रूट 3 ढूंढ के निकाला। ओके, आप क्या करेंगे, ये नंबर लाइन जहां पे आपने ड्रॉ करी है उसके नीचे ये पूरी कैलकुलेशन लिखेंगे कि ये OB रूट 2 है, ऐसा कैसे पता चला, यहाँ से पता चला। तो ये कैलकुलेशन मैंने ऊपर लिखी है, आप नंबर लाइन के नीचे लिखेंगे। देखो सब लोग लिखो, ठीक है। चाहे से हम ये ट्राइंगल फिर से ना ड्रॉ करें, पर कर लेना तो अच्छी बात है। हेयर, है ना, हेयर इन ट्राइंगल, हेयर इन ट्राइंगल, अरे हेयर इन ट्राइंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री।
सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब ध्यान से सुनो कैसे कैसे नोट करना है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आप चाहो तो ये फिगर फिर से मत ड्रॉ करना, वो उसमें नंबर लाइन पे ड्रॉ हो रहा है। देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हेयर इन ट्रायंगल, सुन लो इधर, हेयर इन ट्रायंगल ओएबी, एंगल ओएबी इक्वल टू 90 डिग्री, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद फिर ये पाइथागोरस थ्योरम से जो कैलकुलेशन मिली है ना आपको, ठीक है। तो जब तक टीचर कुछ करने का लिए ना कहे उससे पहले नहीं करना चाहिए। अब सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि मैंने तो ये लिख दिया। हाँ, तो आगे के लिए सबक है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक नहीं लिखना है, ठीक है। पहले ये लिखो, उसके बाद ये लिखने के बाद फिर आप यहाँ पे पहुंच जाओ, फिर ये कैलकुलेशन है सारी यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। टाइम हो गया क्या? तो आज √2 सीखा है, कल सारे सीखेंगे √3, √4, √5। आपको कैसा √4 क्यों सिखा रहे हो, सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि √2 से √3 बनेगा, √2 की मदद से। यानी अगर आपको √3 रिप्रेजेंट करना है तो पहले √2 करना पड़ेगा, फिर √3 की मदद से √4 करना पड़ेगा, फिर √4 की मदद से √5 करना पड़ेगा। तो अगर किसी ने कहा आपको √5 रिप्रेजेंट करो, तो इनडायरेक्टली वो आपको √2 भी करवा रहा है, √3 भी करवा रहा है, √4 भी करवा रहा है, √5 भी करवा रहा है। किसी ने कहा √7 करो, तो इनडायरेक्टली √2 से शुरू होकर √3, √4, √5, √6 फिर √7 आए, ओके। तो कल तो खत्म करना ही है इस कॉन्सेप्ट को, आज स्टार्ट किया जिसको। तो आज जो नहीं लेके आया ज्योमेट्रिक वर्क, वो कल जरूर लेके आएगा। एक लास्ट लाइन, और एक लास्ट लाइन, ये कैलकुलेशन लिख ली, OB इक्वल टू √2 सेंटीमीटर। इसके बाद लिखो, सो पॉइंट P ऑन द नंबर लाइन, यस, पॉइंट P ऑन द नंबर लाइन represents √2, फुल स्टॉप। ये लास्ट लाइन भी लिखनी है, पॉइंट P ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट √2 का रिप्रेजेंटेशन किससे हो रहा है, पॉइंट P से हो रहा है, ओके। ओके, तो काफी आज के लिए, बाकी कल। आपकी बुक में रूट, हाँ है ना, वो भी सिखाएंगे, डोंट वरी, सब सिखाएंगे, अभी स्टार्ट किया है। √9.3 क्या, आपको √19.3 भी सिखा देंगे, डोंट वरी, डोंट यू वरी। अभी तो जाओ बढ़िया जिमने, जिसको जाना है, ज्यादा मत जिमना बस, ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।